पांचवा, नरम दल उदारवादी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 27। नरम दल पर एक निबंध लिखिए अथवा उदारवादियों के प्रमुख सिद्धांत बतलाइए अथवा उदारवादियों के प्रमुख उद्देश्य बतलाइए। उत्तर: नरम दल के सिद्धांत तथा उद्देश्य। पहला, ब्रिटिश शासन एक महान वरदान। उदारवादियों का यह गहरा और अटल विश्वास था कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए एक महान वरदान है और ईश्वर की देन है। उनके इस विश्वास के कई कारण थे। उनकी दृष्टि में अंग्रेजों ने देश के अराजकता का अंत करके शांति और व्यवस्था की स्थापना की थी, भारत को विदेशी आक्रमणों से मुक्त रखा था, एक सुनिश्चित प्रशासनिक एवं न्याय प्रणाली का निर्माण तथा यातायात और संचार के साधनों का विकास किया था। इन नेताओं के अनुसार इससे भी महत्व की बात यह थी कि अंग्रेजी शिक्षा तथा अंग्रेजी भाषा के माध्यम से सरकार ने देश को ज्ञान का नया प्रकाश दिया था, आधुनिक लोकतांत्रिक विचारों से परिचित कराया था और अंधविश्वासों से मुक्त किया था। उनका यह भी विश्वास था कि भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय का श्रेय ब्रिटिश सरकार को ही था। दूसरा, ब्रिटिश शासन स्थायी और स्थायी रहना चाहिए। उदारवादी यह मानकर चलते थे कि ब्रिटिश शासन स्थायी है और स्थायी रहना चाहिए। अतः कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को दुर्बल करना नहीं बल्कि मजबूत बनाना था। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि कांग्रेस राजद्रोह अथवा विद्रोह की पक्षधर नहीं है बल्कि सरकार की स्थिरता की नींव में एक अतिरिक्त पत्थर है। उदारवादी यह भी समझते थे कि देश की भावी प्रगति और सुरक्षा भी इस बात पर निर्भर है कि ब्रिटिश शासन स्थायी रूप से बना रहे। तीसरा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद। उदारवादियों के राजनीतिक विचारों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व उनका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद था। उन्होंने कांग्रेस को धर्म, सांप्रदायिकता, जातिवाद आदि की भावनाओं से मुक्त रखने का प्रयत्न किया और भारतीय राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष आधार पर विकसित करने की चेष्टा की। उनका कहना था कि हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों, पारसियों सबके राजनीतिक हित समान हैं, इसलिए वे सब एक राजनीतिक मंच पर एकत्र हो सकते हैं। धार्मिक और सामाजिक मामले हर समुदाय की अपनी पृथक समस्याएं हैं, कांग्रेस को उससे पृथक रहना चाहिए। चौथा, ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में अधिक विश्वास। ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में अधिक विश्वास। गोपाल कृष्ण गोखले तथा अन्य उदारवादियों का ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में उनका अधिक विश्वास था। ब्रिटिश लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा शिक्षण पद्धति को वे भारत के लिए उपयोगी मानते थे, इसलिए उनका उनमें आकर्षण तथा मोह था। पूना कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने ब्रिटिश शासन के संबंध में कहा था, अच्छे अथवा बुरे के लिए हमारा भविष्य और हमारे आकांक्षाएं इंग्लैंड के साथ जुड़ गई हैं तथा कांग्रेस स्वतंत्र रूप से यह स्वीकार करती है कि हम जो प्रगति चाहते हैं वह ब्रिटिश शासन की सीमाओं में ही हो सकती है। पांचवा, उदारवादियों का लक्ष्य सुशासन की प्राप्ति था, न कि पूर्ण स्वराज।
गोपाल कृष्ण गोखले भारत के लिए सुशासन या अधिराज की स्थिति चाहते थे। उन्होंने कहा कि भारत को वही दर्जा प्राप्त होना चाहिए जो कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य अधिराज्यों को प्राप्त है। वे भारत ब्रिटिश साम्राज्य से संबंध तोड़ना नहीं चाहते थे। उनका यह विचार था कि अधिराज स्थित केवल साम्राज्य के अंदर ही प्राप्त किया जा सकता है। छठा, संवैधानिक उपायों के औचित्य में अडिग विश्वास। गोपाल कृष्ण गोखले यह मानते थे कि तत्कालीन परिस्थितियों में संवैधानिक उपाय आंदोलनात्मक तरीकों से अधिक श्रेष्ठ है। संवैधानिक उपायों से उनका यह अभिप्राय था कि अंग्रेज शासकों को अपने कष्ट दूर करने के लिए आवेदन पत्र दिए जाए और भारत की जनता को कष्टों का उनको भली भांति ज्ञान कराया जाए। उनका सरकार की रचनात्मक आलोचना और निष्क्रिय प्रतिरोध में पूरा विश्वास था। वे शांति को भंग किए बिना जलसे और जुलूसों के द्वारा जनमत को प्रबल बनाने का भी समर्थन करने के लिए तैयार था, क्योंकि इससे ब्रिटिश शासन पर दबाव पड़ता था। वे अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसा और घृणा का प्रचार करने तथा शारीरिक शक्ति का प्रयोग करने में सख्त विरुद्ध थे। सातवां, राजनीति का आध्यात्मिकरण। गोखले राजनीति में छल कपट तथा ब्रिटिश शासन के शत्रुओं से गठजोड़ करने के पक्ष में नहीं थे। ब्रिटिश राज के विरुद्ध घृणा और षड्यंत्र करने का उदारवादी समर्थन करने के लिए तैयार नहीं थे। इसका कारण यह था कि वे अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुचित साधनों को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। इस हेतु वे केवल उचित साधन ही अपनाने के लिए तैयार थे। साधनों की पवित्रता में उनका अडिग विश्वास था। उन्होंने राजनीति को किसी प्रसिद्ध या पद अथवा धन की प्राप्ति के लिए नहीं अपनाया, अपितु देश की सेवा के लिए अपनाया। उन्होंने भारत सेवक संघ के सदस्यों को भी राजनीतिक क्षेत्र में सत्य, सेवा और त्याग का मंत्र अपनाने के लिए प्रेरित किया। बाद में गोखले की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए महात्मा गांधी ने भी इन्हीं बातों को अपनाया और देशवासियों को इसी मार्ग पर चलने की सलाह दी। आठवां, आदर्शवाद और यथार्थ का सुंदर मेल। गोखले यथार्थवादी थे। उनके जीवन में यथार्थवाद अथवा आदर्शवाद का सुंदर मेल था। वे इस बात पर विचार करते थे कि तत्कालीन परिस्थितियों में क्या संभव था और क्या न था। वे कहा करते थे कि उत्तेजना की आंधी में राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। अतः तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को समझे बिना गोखले की सुशासन की मांग को समझना कठिन है, क्योंकि जहां वे एक तरफ भारत के ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग रहना चाहते थे, वहां दूसरी तरफ भारतीयों के लिए अपने देश पर शासन करने का अधिकार भी चाहते थे। उनके कोई आलोचक उनकी इस विचारधारा को पसंद नहीं करते थे। नौवां, पाश्चात्य शिक्षा की उपयोगिता में दृढ़ विश्वास। उदारवादियों का पाश्चात्य शिक्षा की उपयोगिता में दृढ़ विश्वास था। गोपाल कृष्ण गोखले पाश्चात्य शिक्षा को एक वरदान मानते थे।
इसके विस्तार की आवश्यकता पर बल देते थे। गोखले ने कहा, यदि जनता की शक्तियों को सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता पूर्वक प्रभावित होने का अवसर नहीं मिलता तो किसी भी क्षेत्र विशेष में किसी भी महत्वपूर्ण प्रगति की कोई आशा करना व्यर्थ है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न केवल उच्चतम वर्ण संपूर्ण पाश्चात्य शिक्षा उपयोगी है। 10वां, हिंदू मुस्लिम एकता में पक्का विश्वास। उदारवादी हिंदू मुस्लिम एकता में महान समर्थक थे। वे कहते थे कि यदि भारत की इन महान जातियों में अनेक प्रकार के मतभेद बने रहे तो भारत का भविष्य अंधकार में रहेगा। इसलिए वे हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों को परामर्श देते थे कि उन्हें सहिष्णुता तथा संयम से काम लेना चाहिए और अपने मतभेदों पर बल देने की अपेक्षा सहयोग, प्रेम और मैत्री पर अधिक बल देना चाहिए। वे हिंदू मुस्लिम प्रश्न को धार्मिक दृष्टि से देखते थे और कहते थे कि कहीं कोई भी धर्म एक दूसरे से बैर करना नहीं सिखाता है, इसलिए दोनों धर्मों के अनुयायियों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। प्रश्न 28, उदारवादियों की सफलताओं का वर्णन कीजिए अथवा उदारवादियों का भारतीय राजनीति में योगदान बतलाइए। उत्तर, उदारवादियों की सफलता तथा भारतीय राजनीति में उनका योगदान। पहला, यथार्थवादी राजनीति को अपनाया। कांग्रेस की नीतियां तत्कालीन परिस्थितियों में यथार्थवादी थी। 1885 से लेके 1905 ईस्वी तक अपने 20 वर्ष के काल में कांग्रेस इतना सुदृढ़ संख्या नहीं बनी थी कि शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार से टक्कर ले सके, जिसने 1857 ईस्वी में सशस्त्र स्वतंत्रता संघर्ष को सर्वथा कुचल दिया था। 1905 ईस्वी तक कांग्रेस की जड़ें जनता में नहीं जमी थी और यह पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित थी। अतः उस समय ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किसी जन आंदोलन की बात सोची नहीं जा सकती थी। महात्मा गांधी ने सन 1920 में जिस समय जन आंदोलन चलाया उस समय परिस्थितियां भिन्न थी। लोकमान्य तिलक द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध निरंतर संघर्ष किए जाने और होम रूल आंदोलन में चलने के लिए कारण जन जागरण काफी हद तक उत्पन्न हो गया था। दूसरा, ब्रिटिश शासन की शोषक नीति का पर्दाफाश करना। दादाभाई नौरोजी गोखले तथा अन्य उदारवादियों ने निरंतर जनता के सम्मुख अपने भविष्यों में ब्रिटिश सरकार की शोषक नीति का पर्दाफाश किया। तीसरा, भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा। कांग्रेस में पहल अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग और नेता सम्मिलित हुए। उन्होंने पाश्चात्य साहित्य, इतिहास, संस्कृति और लोकतांत्रिक संस्थाओं से प्रभावित होकर भारतीयों के लिए भी सुशासन, भूमिका और सेना में सुधार तथा अनेक प्रकार के अधिकारों की मांग की। कांग्रेस के अधिवेशनों, अनेक समारोहों और बजट के समय दिए गए उदारवादी नेताओं के भाषण समाचार पत्रों में छपते थे। इससे लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त हुई। चौथा, राष्ट्रीय जागरण की बढ़ोतरी में सहायक।
उदारवादियों ने भारतीयों के लिए 1905 ईस्वी तक सुशासन और अनेक अधिकारियों की मांग की। 1905 ईस्वी में उन्होंने औपनिवेशिक स्वराज की मांग की। उस समय ब्रिटिश सरकार का दमन पूरी तरह चल रहा था। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व 1857 ईस्वी में उन्होंने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष को पूरी तरह कुचला था। उसके पश्चात भी ब्रिटिश सरकार का दमन पूरी तरह से जारी रहा। लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन ने अनेक दमनकारी कानून बनाए। उस समय औपनिवेशिक स्वराज की मांग करना बहुत साहस का कार्य था। उनके इस कार्य को निश्चित रूप से जन जागरण हुआ और राष्ट्रवाद की प्रगति हुई। पांचवा, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए आधार तैयार करना। यद्यपि उदारवादियों ने 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक कोई आंदोलन नहीं किया, क्योंकि इस समय परिस्थितियां ही ऐसी थी, तथापि यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को जो याचिकाएं अधिक अधिकारियों के लिए भेजी और समय समय पर जो भाषण दिए, उनसे बड़ी भारी राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न हुई। छठा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी का प्रचार। बनारस अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से गोखले ने स्वदेशी का नारा लगाया तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया। विशेष रूप से विदेशी कपड़े के बहिष्कार के विषय में कहा। गोखले ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के विषय में कहा, इस शस्त्र का प्रयोग और कोई चारा न रहने पर ही किया जाना चाहिए। शासकों की शिकायतों की और शासकों का ध्यान खींचने का वह एक उपयोगी साधन है। वे इसे उचित शास्त्र मानते थे। सातवां, 1892 तथा 1909 के सुधार अधिनियम। कांग्रेस के निरंतर प्रयासों से फलस्वरूप 1892 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक सुधार अधिनियम पारित किया, जो कि 1861 के परिषद अधिनियम से बहुत आगे बढ़ा हुआ था। कांग्रेस को इस अधिनियम से कोई संतुष्टि नहीं हुई और उसने सुधारों की मांग को निरंतर जारी रखा। लॉर्ड मॉल्डले ने उनकी उचित मांगों से प्रभावित होकर 1909 ईस्वी में संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित करवाया, जो कि 1892 के अधिनियम से बहुत आगे था। उदारवादियों की यह बड़ी भारी उपलब्धि थी कि उन्होंने संवैधानिक प्रगति की ओर भारत का कदम बढ़ाया। लघु उत्तरीय प्रश्न 29, उदारवादी से क्या तात्पर्य है? उत्तर, कांग्रेस के प्रारंभिक नेता अपने राजनीतिक विचारों, उद्देश्यों तथा कार्य पद्धति के कारण मितवादी, उदारवादी या निरमदली कहलाते थे। 1885 से 1905 ईस्वी तक कांग्रेस पूर्णतः उदारवादी या मितवादी नेताओं के हाथ में थी। उदारवादियों के प्रमुख नेता व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा फिरोज शाह मेहता आदि था।
प्रश्न 30, उदारवादियों के प्रमुख 5 सिद्धांत लिखिए। उत्तर। प्रश्न 27 का उत्तर देखें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, निम्नलिखित में से उदारवादी नेता कौन था? अ, बाल गंगाधर तिलक, ब, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, स, विपिन चंद्र पाल, द, लाला लाजपत राय। और इसका सही उत्तर है अ, बाल गंगाधर तिलक। दूसरा, उदारवादियों के विषय में निम्न में कौन सी बात सही नहीं है? अ, ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में विश्वास, ब, पाश्चात्य शिक्षा की उपयोगिता में विश्वास, स, हिंसात्मक आंदोलनों में विश्वास, द, स्वदेशी का प्रचार। और इसका सही उत्तर है स, हिंसात्मक आंदोलनों में विश्वास।